Hello, good evening, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 3rd, class 11th, statistics. This is very important chapter for exam of you. Let's see, start करते हैं without any wasting time. देखिए, सांख्यिकी में सबसे पहले विधि को जनगणना विधि, सेंसस मेथड, या दूसरी विधि को हम प्रतिदर्श मेथड, सैंपल मेथड कहते हैं. चैप्टर का नाम देखिए आप क्या है, सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शंस ऑफ डाटा. ओके, तो इसमें हम सेंसस और सैंपल मेथड इसको नाम देते हैं. तो हमें पता होना चाहिए भी हमारी जनसंख्या कितनी है, उसके बारे में आपको बताऊंगी अभी. सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के उस कुल समूह को समग्र या जनसंख्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है, जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है. कुछ पुस्तकों में इसे समष्टि भी कहा गया है. ओके, अब देखो ये हमारी 2010 और 11 के अकॉर्डिंग है भाई 121 करोड़, लेकिन अब का डाटा जो है शायद 140 के आसपास है, 140 करोड़ के आसपास है. जनसंख्या की गणना देखो प्रत्येक 10 ईयर के गैप में होती है. ये आप बात याद रखना, एग्जाम में पूछ ली जाती है. ओके, किसके द्वारा की जाती है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO के द्वारा. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना. कहीं पर भी मैंने बता दिया है कि चैप्टर इसका चल रहा था, तो ओके नोट कर लेना इस चीज़ को. नेक्स्ट देखते हैं, हम इसके मेथड पढ़ते हैं. अब देख लो, ये 27 आइटम है, ये 3 सैंपल है. हमने ये पॉपुलेशन है तो उसमें से हमने कुछ सैंपल ले लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? सैंपल मेथड. हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रतिदर्श विधि. आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से रहेगा. सैंपल मेथड यानी कि हम पूरे एक जनसंख्या में से कुछ सैंपल ले लेते हैं. जैसे हम ब्लड चेक करने के लिए एक सैंपल ले लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि किसकी क्या दिक्कत है. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट है सांख्यिकी अनुसंधान की विधियां, सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड. सेंसस मेथड क्या है देखते. census method is that method in which data are collected about very item of the universe or population relating to the problem under investigate and conclusion are drawn on their basis. ये कह रहा है कि ये बोल रहा है कि जनसंख्या विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं. ओके, यानी कि उदाहरण एग्जाम्पल देख सकते हैं आप. मारुति की कारों के रंगों के विषय में जनगणना विधि द्वारा अनुसंधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सारे भारत में अब तक जितनी भी मारुति कारें बेची गई हैं उनमें से प्रत्येक रंग के विषय में आंकड़े प्राप्त करने होंगे. और भारत में जनसंख्या, उत्पादन गणना आदि के लिए जनसंख्या, इसको हम क्या बोलेंगे? जनगणना विधि, इनकी सेंसस मेथड का प्रयोग किया जाता है. ओके, 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या के आकार के संबंध में केवल चीन को छोड़कर संसार का दूसरा बड़ा देश है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नोट कर लेना इसको. अब देखिए, सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड. फर्स्ट पॉइंट है जिनका क्षेत्र सीमित हो, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, जिनमें शुद्धता विश्वसनीयता की आवश्यकता हो. ओके, यानी कि जब हमारे पास काफ़ी इसकी मेरिट और डिमेरिट देखिए. विश्वसनीयता, पक्षपात की कम संभावना होती है, विस्तृत सूचना मिल जाती है, विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन होता है, मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष जांच कर सकते हैं. ओके, जनगणना विधि ऐसी समस्याओं के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है जिनका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं हो सकता, जैसे कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार. ओके, इसमें हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं. ये हमारी इसकी मेरिट्स हैं. ओके, इसमें रिलायबिलिटी होती है, लेस बेस्ड होती है, पक्षपात की कम संभावना होती है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, जो इसकी सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सटीक होती है. ओके, विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं. ओके, फिर इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं, यानी कि ये कॉस्टली मेथड है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, सो इसलिए कॉस्टली मेथड. दिस इज़ कॉस्टली मेथड. अधिक मानव शक्ति, इसमें ज़्यादा मैन पावर की नीड होती है. क्यों? अगर आप पॉपुलेशन को काउंटिंग करना चाहते हैं या इस तरह का कुछ और काम करना चाहते हैं तो उसमें मैन पावर ज़्यादा लगती है. विशाल अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं है. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन. यदि सांख्यिकी समूह बहुत ही विशाल है तो सभी मदों से संपर्क करना संभव नहीं होता, इस जनगणना विधि में उपयोगी नहीं होती है. अब उसके बाद देखिए सैंपल मेथड. सैंपल मेथड इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा. दिस इज सैंपल मेथड. सैंपल विधि वह विधि जिसके सैंपल अर्थात किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े
किए जाते हैं उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ओके, जैसे हम ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ बूंदों का परीक्षण करके हम क्या बता सकते हैं भी तुम्हारा ब्लड ग्रुप इतना है, कौन सा है, ए है, बी है, ए बी पॉजिटिव जो भी है। ठीक है, उसकी मेरिट और डिमेरिट दी गई है। उसमें देखिए इकोनॉमिकल होती, कम खर्चीली होती, समय की बचत होती है क्योंकि हम इसमें कुछ सैंपल लेके ही हम इसका पता लगा सकते हैं, इसलिए टाइम की सेविंग होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, गलती की पहचान कर सकते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है, प्रशासनिक सुविधाएं इसमें मिलती हैं। ओके, उसके बाद अवगुण है पक्षपात पूर्ण हो सकती है, पार्शलिटी इसमें मिल सकती है भाई, रॉन्ग कंक्लूजन कई बार हमें मिल जाता है। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ओके, चुनाव मतलब कि जो प्रेजेंट करने में डिफ़िकल्टी आती है, जो भी हमारा अनुसंधान करता होता है उसको कई बार क्या होता है, चुनाव करने में कठिनाई आ सकती है। सैंपल बनाने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन फार्मिंग ए सैंपल, कई बार सांख्यिकी समूह इतना विविध होता है कि प्रतिदर्श बनाना संभव नहीं होता है, कि सैंपल लेना संभव नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ओके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कमी होती है, तकनीक की कमी होती है, सब लोगों को ऐसी नॉलेज नहीं होती है। ओके, उसके बाद हमारा आता है भाई, ये देखो इसके आवश्यक तत्व दिए हुए कुछ। ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव अवश्य होना चाहिए और इसमें हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर स्वतंत्र हो ताकि हम आंकड़े जो है बिल्कुल सटीक मिल जाए। होमोजीनिटी यानी कि सजातीयता होनी चाहिए। ओके, सर जो सैंपल छाटे गए हैं उनमें समानता होनी चाहिए, होमोजीनिटी होनी चाहिए। एडुकेसी पर्याप्तता, जो भी हमें प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने वाली इकाइयों की संख्या है प्राप्त होनी चाहिए, तभी विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उसके बाद देखिए मेथड ऑफ सैम्पलिंग मेथड के कुछ इसमें पार्ट डिवाइड किया गया है। रैंडम सैम्पलिंग, हम रैंडमली कई बार चीज़ ले लेते हैं। पर्पज़ सैम्पलिंग, कोई पर्पज़ होता है हमारा विशेष, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यानी कि किसी स्तर पर, स्तर मतलब हमारा क्रॉनिकल भी हो सकता है, जोग्राफिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी होता है, अलग अलग लेवल पर हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, जैसे कोई बड़ा है या छोटा है, कौन सी सिस्टमैटिक तरीके से होती है। कोटा सैम्पलिंग, कोटा में क्या है कि कुछ पार्ट डिसाइड कर दिया जाता है, उसके लिए उसको हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। सुविधा अनुसार हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं डाटा, जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग वह विधि जिसके द्वारा समग्र की प्रत्येक इकाइयों के सैंपल के रूप में चुने जाने के अवसर समान अवसर प्राप्त होते हैं। ओके, जैसे कोई लॉटरी विधि है, ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है। लॉटरी विधि क्या करते हैं, हम पर्ची डाल देते हैं, कोई भी उठा लो, तो इसमें क्या है, पक्षपात नहीं होता है। यादृच्छिक संख्याओं की तालिका, टेबल ऑफ रैंडम नंबर, हम कोई भी नंबर्स में लिख कर डाल सकते हैं कि कोई जिसका ये नंबर आएगा। आजकल जैसे दिल्ली के स्कूलों में सिस्टम है भाई, पर्ची सिस्टम है, पर्ची जो उठाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा उनके बच्चों का, वो बाय लक होता है। ओके, इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स कर लीजिएगा। पक्षपात की संभावना कम होती है, चुनाव के समान अवसर होते हैं, शुद्धता पाई जाती है, प्योरिटी पाई जाती है, एक सरल विधि है, नॉट ए डिफिकल्ट। डिमेरिट्स देखिए, इसका आकार छोटा है और ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि शामिल हो सके इसमें सभी इकाइयाँ। मेरिट डिमेरिट तो देखो सब में दी होती हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग ये हमारी अव्यवस्थित सैम्पलिंग है। रैंडम जो रैंडमली चुनाव किया जाता है, इस विधि में प्रतिदर्श का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ओके, अव्यवस्थित में। उसके बाद देखिए पर्पज़ या डेलिब्रेटिंग सैम्पलिंग, कोई भी हमारा पर्पज़ होता है उसके लिए हम अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं। कह रहा है कि सविचार प्रतिदर्श वह विधि जिसके अंतर्गत अनुसंधान समग्र अपनी इच्छा के अनुसार ऐसी इकाइयाँ चुन लेता है जो उसकी राय के समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि जिस इकाई जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सैंपल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसने दिया हुआ है कि भारतवर्ष में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वेक्षण करना है तो टाटा आयरन स्टील कंपनी को शामिल किए बिना अधूरा रह जाएगा। ओके, पक्षपात पूर्ण हो सकती है, विधि कम खर्चीली है, सरल विधि है और क्षेत्र में अधिक उपयोगी होती है। इसके डिमेरिट्स देखिए, पक्षपात की अधिक संभावना होती है और इसमें विश्वसनीयता दोषपूर्ण पाई जाती है। उसके बाद देखिए सेटिस्फाइड मिक्स्ड सैम्पलिंग, मिक्स्ड क्या होता है, दोनों की मिक्स्ड होती है। इसमें उसमें हम सैम्पलिंग मेथड भी बोल सकते हैं और इसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें जिस विधि से भी हम लेना चाहें उसमें ले सकते हैं, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा विधि पाई जाती हैं। सेटिस्फाइड या मिक्स सैम्पलिंग वह विधि है जिसकी उनकी विशेषताओं के विभिन्न भागों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक भाग में यादृच्छिक प्रतिदर्श की विधि अलग अलग प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है जो उस भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, इसमें भी मेरिट डिमेरिट दी हुई है। अधिक प्रतिनिधि की संभावना होती है, विभिन्न स्तरों के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। यादृच्छिक वह विश्वसनीय और अर्थपूर्ण परिणाम देती है। ओके,
उसके बाद देखिए गुणिया एक सरल प्रणाली, इसके द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त करने आसान होते हैं और इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना कम होती है। उसके बाद देखिए कोटा सैम्पलिंग। कोटा जैसे नाम से ही, दिस इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जैसे नाम से ही समझ सकते हो गए आप। प्रतिदर्श की अभ्यास विधि में जनसंख्या में इकाई विशेषता के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और इन विभिन्न भागों को जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर जिसके गणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में कितनी इकाइयाँ चुननी होती हैं और इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाइयों का अभ्यास या कोटा निश्चित कर दिया जाता है। कोटा निश्चित करने के बाद गणकों को यह अधिकार होता है कि प्रत्येक भाग से निर्धारित कोटे के बराबर इकाइयों का चुनाव स्वयं करें, यानी कि जितनी इकाइयाँ जिसके हिस्से में आई हैं वो उससे ज़्यादा इकाइयों का सैम्पलिंग नहीं कर सकता। इसमें इकाइयों का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है, ये मतलब है इसका। उसके बाद है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस में भी जिस तरह के आंकड़े आपको चाहिए उस तरह से आप अपने तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। ओके। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा, उसमें देखो साइज ऑफ सैंपल होता है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग होता है, किस मेथड से आप करना चाहते हैं, लॉटरी मेथड से करना चाहते हैं या दूसरा मेथड आप करना चाहते हैं, जो भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। बाय सम कॉरेस्पॉन्डेंसिंग, सूचकांक प्रगणों के पक्षपात की संभावना, यदि सूचकांक प्रगणों में पक्षपात की संभावना होगी तो प्रतिदर्श संबंधी आंकड़े विश्वसनीय नहीं होंगे। उसके बाद ये हमारा वही कंप्लीट होता है चैप्टर। ओके, थोड़े से आपको मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, दूसरे वीडियो में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, ये चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 11th है, स्टैटिस्टिक्स है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है वही एग्जाम में, चाहे आप DSSB का पेपर दे रहे हैं, स्टेट का दे रहे हैं, MPTET का दे रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इकोनॉमिक्स 11th 12th का फुल सिलेबस पढ़ने के लिए, ठीक है। BA वाले स्टूडेंट भी आ सकते हैं, भी दे सकते हैं अपना जो टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।